बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब। आज 7 अक्टूबर है, ये मेरा दूसरा व्लॉग है। आज जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे मेहमान हैं जिनको आप सुन के बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने वालों का और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का। बहुत तेज़ी से हालात चेंज हो रहे हैं। पीटीआई ने बड़ी ज़बरदस्त एक स्ट्रैटेजी इख्तियार की है। एक बहुत ही खतरनाक जर्नलिस्ट जो है उन्होंने एक ट्वीट की है इलेक्शंस के मुतालिक उसके मुताबिक और मेरे से इससे बेहतर इस पर तजिया करने के लिए जनाब बहुत ही मेरे मोहतरम जनाब शाहीन साहब भाई साहब। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और सबको सलाम मेरा जी। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर। ये हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है ना सर, मैं ये इन मौसूफ की ट्वीट से आपके सामने मैं खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कामरान खान साहब है, इन्होंने आज ट्वीट की है, बड़ी लंबी ट्वीट है। मतन ये है कि जी अमेरिका ने बहुत सख्ती से कहा है, बिजनेसमैन का एक ग्रुप गया था जिसके अंदर लकी सीमेंट के तब्बा वगैरह बहुत बड़े बड़े कारोबारी, कि पाकिस्तान को फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराएंगे। ये आईएमएफ ने उनसे अंडरटेकिंग रिटर्न गारंटी ली थी कि फेयर एंड फ्री होंगे, उसके बाद ही वो उनका जो स्ट्रक्चर्ड जो अग्रीमेंट है जिसके ऊपर उनको पैसे देने हैं वो दिए जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और अगर ये नहीं होए तो बड़ा हालात ठीक होंगे। ये साहब मौसूफ फरमाते हैं कि जी पीछे घर में भी पाकिस्तान में भी बहुत सख्त डिमांड है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने की। जी, अगर ये इलेक्शन ना होए तो तबाही और बर्बादी हो जाएगी, क्रिएट हैवक। और फिर फरमाते हैं नवाज शरीफ को, इमरान खान को फेयर एंड फ्री इलेक्शन में हराना पड़ेगा अगर वो चौथी दफा वजीर आजम बनना चाहता है। और कहते हैं जी एनीथिंग शॉर्ट ऑफ 100% फेयर एंड फ्री के 100% फेयर एंड फ्री इलेक्शन से कि अगर ना हुए तो फिर भूल जाएं, बस इलेक्शन को भूल जाएं। चले जी इकोनॉमी को ठीक करते हैं और ये जो मौरूसी सियासत से इससे जान छुड़ाए। जी सर। सर ये आपने कामरान खान साहब की जो दिखाई है, मुझे तो अभी इनकी थोड़े दिन पहले की वो ट्वीट याद आ रही थी कि जिसमें वो कह रहे थे कि जी बस कमाल हो गया है और अब आसिम मुनीर साहब आ रहे हैं और आ गए हैं और बस अब सब ठीक कर देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, आसमान को जमीन पे ले आएंगे और जमीन को आसमान पे ले जाएंगे और बस इस तरह की। कामरान साहब कभी मूड में आके इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये बात सही है क्योंकि डेलीगेशन जब आते हैं और ऑफिशियल और बिजनेसमैन के डेलीगेशन जब अमेरिका आते हैं तो उनसे जब बातचीत होती है तो वो होती है फॉर्मल बातचीत। उसमें कोई ये लोग ऑफिशियल जो होते हैं कोई ऐसी अपनी मर्जी की बातें या अपने वो नहीं, इस तरह की बातें नहीं करते जो उनकी पॉलिसी या स्टेटेड पॉलिसी जो है उससे कोई डिफरेंट हो। स्टेटेड पॉलिसी तो उनकी ऑफिशियली जो है कोर्ट एंड कोर्ट के लिए इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए और उसके बगैर डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। आप किसी लेवल के बंदे से पूछ ले तो वो यही कहेगा, उनकी पॉलिसी लिखी है, एक पैराग्राफ होता है पर वही चलता है। तो ये इन्होंने जो अब की है इसमें मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी मुझे चेंज नजर नहीं आ रही, लेकिन चेंज यही हो सकती है कि अब पाकिस्तान में भी लोगों को एक तो जो ये फियर, एक रेन ऑफ टेरर जो था ना, एक वो उसका जोर मेरा ख्याल है टूटता जा रहा है। और वो इसलिए कि आप अगर देखें कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है जी फॉरेन इलेक्शन कराओ, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में अगर मेरा मतलब मुकाबल कोई नहीं होगा, यानी इमरान खान अगर नहीं होंगे तो फिर तो मैं इलेक्शन लड़ने का फायदा ही क्या है, ये तो फिर मजा ही नहीं आएगा। और ये सारी बातें जब हो रही है, ये एक और नवाज शरीफ साहब ऊपर से आ रहे हैं और वो भी फरमा रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड करो। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में गाली बन गया है। हर आदमी कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड करो और वो क्या मतलब है कि जी मुझे जिता दो बाकी सब जाए भाड़ में, ये हर एक का मतलब होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये होता है। देखिए, आसिम मुनीर साहब ने अपने आप को इन दिनों में बुरी तरह
दलदल में फंसाया है। एक के बाद एक गलतियां वो करते गए, जिसका मैंने एक आर्टिकल तो लिखा था अभी थोड़े दिन पहले, जिसमें वो कहा गया था, एक सेकंड सर, ओके, चल, और उसमें उनकी गलतियों को मैंने लिखा था। अब मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा ब्रिलियंट जनरल होगा दुनिया की फौज का, बड़े मास्टर समझे जाते हैं जी, ये तो समझे जाते हैं कि जी बड़ी प्लानिंग करते हैं और बड़ा अटैक होता है, और लेफ्ट फ्लैंक से और राइट फ्लैंक से और पुराने ऊपर से और नीचे से और अंदर से, क्या कौन सा ऐसा जनरल होगा जो अपने खिलाफ 10 महाज खोल के बैठा हुआ है पहले, और उसके बाद उन पे रोज जाके एक एपेक्स, वो हमने उस दिन बात की थी, लोगों ने मुझे बड़ा कहा यार ऐसी बात ना किया करें, एपेक्स कमेटी की मीटिंग में जाके वो तशरीफ रखते हैं। मतलब ये कि उन्होंने हर चीज को टेक ओवर किया हुआ है। एक यानी सिंपल बात यह है कि उन्होंने हर शोबे को, प्रोविंस हो या सेंटर हो या इकोनॉमी हो या एग्रीकल्चर हो या जो भी हो, खुद टेकर कर खुद बैठे हुए हैं वहां जाके, नंबर एक। और नंबर दो, ऊपर से उनमें से किसी एक में कोई अभी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही कि कुछ इन्होंने कर लिया है, और फिर महाज और खोलते जा रहे हैं, और ऐसे खतरनाक महाज खोलते जा रहे हैं, जैसा अभी इन्होंने ये अफगानिस्तान पे फैसला किया है, 1 महीने में हम सबको निकाल देंगे। और सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर, पूरे यूनानिमस, अगर आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो यहाँ पे, फौज भी उसके साथ हो, सब हो, वो सब मिलके ये काम नहीं कर सकते, इनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये 20 लाख लोगों को ये निकाल दें यहाँ से। ये लोग तो पूरा ये केपी के खैबर पख्तूनख्वा में तो है ये लोग, कराची में बेशुमार है और बाकी पूरे मुल्क में फैले हुए। अब इन्होंने जब उन पे हाथ डालना शुरू कर दिया और ये भी खड़े हो गए, किसी ने आके पिस्तौल चलाना शुरू कर दिया, किसी ने बम का धमाका शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और शुरू कर दिया, ये तो पूरे मुल्क में आग लगा देंगे। और निकालना का इनका सवाल ही नहीं होता, निकालेंगे कैसे? क्या पकड़ के, क्या कंसंट्रेशन कैंप बना के धक्का देंगे क्या? तो ये एक उन्होंने अपने ये महाज और खोल लिया, और बाकी सारों पे वो बैठे हुए, वो इस बात में खुश है कि जी मैं सदारत कर रहा हूँ बैठ के। और भाई तुम अपने आप को इतने हद तक, गले गले तक अब तुमने फंसा लिया है, और अब ये जो अफगानियों का इस पे जो वो आएगा, फ्लैश बैक कह लें आपको, या उनका जो रिटेलिएशन जब आएगी, तो उसको कौन संभालेगा? और हर चीज में फेल हुए हैं, और इसमें भी वो किसी सूरत कोई भी, यहाँ तक ये हुआ कि कल मैं एक सुन रहा था इंटरव्यू टीवी पे मलिया लोधी साहिबा का। अच्छा, मलिया लोधी साहिबा के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, वो छोड़े, वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होती हैं, और उन्हीं के साथ मिलके इधर नौकरी तो उधर नौकरी, तब एक एम्बेसडर से दूसरी एम्बेसडर, तो वो सारा वो करती रहती हैं, आराम से चुप करके बैठते इस्लामाबाद में, अंदर अंदर मुलाकातें होती रहती है, और फिर अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी आपको फलानी जगह लगा दिया गया। उनका बड़ी सख्त उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि ये क्या बकवास फैसला किया है इन्होंने, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और ये बिल्कुल गलत है, और ये उस तरह। तो मैंने उस पे लिखा, मैंने कहा जी ये मलिया साहिबा तो आज पहली दफा इतना धमाकेदार इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रही है, क्या हो गया, खैरियत तो है? तो पता है चला कि जी कोई लोगों ने लिखा, मैंने भी उसको एग्री किया, कि ये जब इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी और सारा ये निगरान सिलेक्शन हो रही थी, तो वो इंतजार कर रही थी, अब उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, बेचारे उनके जूनियर जो थे जलील अब्बास जिलानी साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए, और काकड़ साहब जो है वो सेनेटर थे, वो वजीर आजम बन गए। तो वो दोनों पोजीशंस के लिए इंतजार में थी, वो नहीं मिली, तो अब उन्होंने कहा चलो अब खोल दो अपने, फायरिंग फायर खोल दो। वो खुद भी कह रही हैं, और सब कह रहे हैं कि ये गलत तरीन पॉलिसी है, आपको एक ओवर ए पीरियड 2 साल का टाइम देना चाहिए था, जिसमें आप इनको आस्ता आस्ता निकालते हैं, और इस तरह निकालते हैं कि ये आपके दुश्मन बन के ना जाते, इंसेंटिव देते हैं उनको, तरीके से उनको बाहर जाते हैं, उनकी हुकूमत के साथ मिलकर उनको निकालते हैं। अब एक धक्का जब इनको ये देंगे आप अभी, और लोगों ने, आप देखें कि हमारे जो टीवी चैनल्स ने वो लगाना शुरू कर दिया है, क्लॉक जो होती है ना, जो उल्टी उल्टी गिनती जो होती है, अच्छा।
वो हर चैनल पे 24 दिन रह गए, आज वो कहेंगे 23 दिन रह गए, आज कहेंगे 22 दिन रह गए, और वो प्रेशर उस पे डेवलप होगा आर्मी पे भी और गवर्नमेंट पे भी कि जी ये हमने क्या अपने सर मार दिया, और आखिर में जब एक दिन रह जाएगा तो फिर कहेंगे जी अच्छा अभी इसको देखते हैं, बाद में करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आसिम मुनीर साहब अब हर तरफ से गर्दन उनकी पकड़ी गई है, और फौज के अंदर मेरा ख्याल है, मैं अभी एक प्रेस में शायद आप भी थे और आदिल साहब भी थे, अजय साहब, फौज के ही थिंकिंग के बारे में बात हो रही थी। अंदर से जो थिंकिंग है, उन्होंने अपना कब्जा तो पूरा जमाया हुआ है, किसी को निकाल, किसी को पकड़, किसी को मार धाड़ करके, वो सारा ठीक है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जी हर जगह आप फेल हो रहे हैं, हर जगह फौज बदनाम हो रही है, फौजी बाहर नहीं निकल सकता, बाहर निकल के अगर ये चले जाए लाहौरी भाटी गेट में या किसी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गए थे, तो वहां इनका जो हशर होगा, वर्दी पहन के लोग अपने सौदा लेने नहीं जा सकते, तो फिर फौज के अंदर से ही दो चार जो बड़े लोग हैं या समझदार लोग हैं, वो बैठेंगे मिलके और फिर जाके कहेंगे जी आसिम मुनीर साहब माफ कर दें, आपकी सारी पॉलिसीज खत्म हो गई है, नहीं चल रही, और अब आप प्लीज इसको उल्टा करें और इसको ठीक करें या ठीक करने दें हमें। तो ये जो इमरान खान साहब की ये ट्वीट है और जो बाकी लोगों की ये जो एक ग्रोइंग प्रेशर है, ये बढ़ता जाएगा, और ये इतना बढ़ेगा कि इलेक्शन अगर ये नहीं कराएंगे तो मुसीबत में फंसेंगे, और कराएंगे तो मुसीबत में फंसेंगे, और अगर इमरान खान के बगैर कराए तो मुसीबत में करेंगे फंसेंगे, और उसको लड़ने दिया तो मुसीबत में, कोई रास्ता नहीं है इनके पास भागने का। ये सर भाई साहब, आपकी कमाल की जो कंक्लूजन होती है ना, ये मैं आप अब समझ आती है कि आप माशाल्लाह, खैर समझ तो पहले भी थी कि आप माशाल्लाह इस चोटी पर कैसे पहुंचे। नहीं तो खैर, ये छोटी मोटी क्या सर, ये तो हाँ, छोटी-छोटी उम्र हो चलिए, गई है, अब चोटी पे गया। बाकी सब सारे चोटी पर बेचारे हमारे सीनियर जो है ना, वो या तो अल्लाह को प्यारे हो गए, या वो उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, तो बस यही होता है। खैर, तो सहबाई साहब, फिर इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा कि जो फौजी सीनियर हाई कमांड है, जो मुझे आपको सबको नजर आ रहा है, जिस तरह आपने ये 4 बताया कि हर जगह जो है ये फंस गए हैं, तो बिल्कुल। एक ही रास्ता फिर निकलता है कि ये किसी तरीके से आसिम को फारिग करें जी, और जी। ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं कि ये इस दलदल से निकले। इज दैट द करेक्ट कंक्लूजन? दैट वुड बी द ओनली सॉल्यूशन। ओनली और सॉल्यूशन। ओनली सॉल्यूशन इसलिए कि अगर कुछ और ये कराएंगे तो ना दुनिया मानेगी, ना पाकिस्तान मानेगा, ना कोई और मानेगा, तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और इलेक्शन भी करा देंगे, फंस भी जाएंगे, गालियां भी खा लेंगे, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। बिल्कुल, ये यानी ऐसी जगह पे आके खड़ा कर दिया है इन्होंने कि ना आप ज़राअत को बढ़ा सकेंगे, ना आप सऊदी अरब से पैसे लाएंगे, ना आपको कोई और सहूलतकार या मिलेगा आपको पैसे देने वाला, और आप फंसते गए, हर चीज में अपनी उंगलियां डाल के अपना फंसा लिया आपने, और अब कोई रास्ता नहीं है। तो अब इस तरह के जब हालात हो जाए, और लीडर के पास और चीफ के पास अगर कोई सोल्यूशन ना हो, जिसको के बाकी लोग जो सीनियर लोग हैं, बाकी लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, इनके इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, और इनके पास बेशुमार जो इंटरनेशनल दोस्त हैं, बाहर के थिंक टैंक हैं, सब इंटरेक्ट करते हैं इनके साथ। जब वो सब कहेंगे कि जी आप ये किधर लाके खड़ा कर दिया इस मुल्क को, और अब जा किधर रहे है हमारा मुल्क, कोई रास्ता है आपने छोड़ा है जहाँ पे आप डुबोए ना, तो फिर ये प्रेशर इनके ऊपर आएगा ही आएगा, और इनको करना पड़ेगा। और इनकी अकल जो है ना, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाईजान जो है हमारे, वो पुराने जनरलों से बहुत जरा और नीचे। भाईजान ही है। भाईजान नीचे ही है। और एक और बात भी मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो अब आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता ये, मैं ये पॉलिटिशियन से ये कहता रहा हूँ, और कई प्रोग्रामों में कहा, आपके भी प्रोग्राम का, कि जो कुछ ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ, और ये आप सब उनके पीछे लगे हुए हैं और बड़े तालियां बजा रहे हैं, थोड़े दिन के बाद ये आपके पीछे भी इसी तरह करेंगे, और आप सब फिर अकेले होते जाएंगे। तो अब वही सिचुएशन बनती जा रही है कि जी इन्होंने सब लोग, अब पीपल पार्टी वाले भी आ रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ, तो मौलाना साहब भी आ रहे हैं कि जी फ्री फेयर इलेक्शन कराओ, तो इमरान खान को छोड़ो। और ये अगर
पॉलिटिशियंस एज ए ग्रुप, अब लेते हैं पॉलिटिशियंस एज ए ग्रुप और फौज एज अनदर ग्रुप, ये अपनी इंटरेस्ट को अगर वॉच नहीं कर सकते और आपस में लड़ेंगे तो फिर तो फायदा फौजी का, फौज के जो चीफ है हमारे, उनकी अकल का लेवल ये है कि वो अपने आप को मरवाने पे और फौज को रुस्वा करने पे तुले हुए हैं। तो सर फिर ये फौज जी जी, जो फिर फौजी फिर आपस में सोचेंगे कि जी हम अब किधर जाएंगे, 80 मंजी कितने डावा सर, उनके जो अच्छा जनरल साहबों की बात है सर ये किसी ने ट्वीट में ये भेजा, ये जरा देखे सर। सर, ये मैंने भी देखा था। और इस तरह के बेशुमार ये जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, हाँ एआई जी जो हाँ है, जी जी जी। ये एआई वाले ये कर रहे हैं सर। आप अभी डालें, कोई भी डाले, नवाज शरीफ और फौज डालें, आपको एक नई तस्वीर बना के वो निकाल के दे देंगे। तो ये आजकल एआई वालों का बड़ा काम चल रहा है और लोग इसके मजे ले रहे हैं। ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। इनको तो आने में बड़ी मुश्किल है सर, कि वो अब जलसे नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, लोगों में जा नहीं सकते। उनको पार्टी के वाले जो है वो अब कह रहे हैं कि जी एक ही आदमी है। मुझे अल्लाह माफी दे सर, उन्होंने इनको अल्लाह ताला का स्टेटस दे दिया है कि जी वो क्योंकि 4 साल से बाहर बैठे हैं तो अल्लाह ताला हमसे नाराज है। अब वो वापस आएंगे तो हमारा फिर कुछ काम बनेगा, और इसलिए कि वो अब आ नहीं रहे, तो अब वो आ जाएंगे तो मुल्क सारा ठीक हो जाएगा। और वो 4 साल से भगोड़े जो हैं बन के और जेल से निकाल के उनको भेजा गया था, तो वो कौन से खमैनी बन के आ रहे हैं सर, जरा मुझे ये समझाने। या कौन से मंडेला बन के आ रहे हैं जो उन्होंने 4 साल स्ट्रगल किए वहां, सिवाय खाबे और मैकडोनल्ड और ये खाने पीने के, और क्या किया उन्होंने। तो सर ये चलने वाला काम उनका भी नहीं है, क्योंकि सर वो भी आके किसी अवामी उसमें नहीं जा सकते, और ना इनकी पार्टी जा सकती है। सर अच्छा सर अगर ये जी 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 प्लीज 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 अगर कंटिन्यू। अगर ये स्ट्रेटेजी बना के ये आसिम मुनीर साहब ने अब ये चला रहे हैं कि ये इमरान खान को हमने दबा लिया और बाकी सब तो 0/0 है, 0+0 है, तो हम नवाज शरीफ साहब को बुला के इनको बैठा देंगे। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, अभी आने से पहले एक बयान फरमाया था कि जी हम छोड़ेंगे नहीं बाजवा साहब को, और पता नहीं फैज हमीद को, फैज हमीद साहब को, साकिब और निसार, ये वो जी जी जाकिर, और जस्टिस बैठे हुए जस्टिस, उनका भी नाम लिया, हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एकदम हर एक में मुसीबत हो गई कि ये क्या है अब। और उसके बाद बड़ा कुछ हुआ, शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए और पता नहीं सब ने बयान देने शुरू किए। लेकिन एक बात जरा नोट करें आप, नवाज शरीफ ने अपने मुंह से एक लफ्ज वापस नहीं लिया अभी तक, नहीं वापस नहीं किया। और वो आप आने की तैयारी कर रहे हैं। तो सर उन मेरा जी सर जी जी तो उन पे बोलिए। तो ट्रस्ट लेवल जो है ना, वो अगर आसिम मुनीर साहब ने उन पे ट्रस्ट किया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही ना चलने वाली गाड़ी है सर। चले सर जी सर मैंने ना एक बात करनी थी पीटीआई की जो नई हिकमत अमली ओथ की, लेकिन उससे पहले सर ये जो हमास वाला अटैक हुआ है ना, जी 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 उसके मुतालिक मैं थोड़ा आपका तजिया लेना चाहता हूँ। आपके सामने 3 चीजें मैं पेश कर रहा हूँ। एक तो यह है कि जी हमारी हुकूमत है ना, हुकूमत है पाकिस्तान का, उसने ये क्या बयानिया दिया है, बहुत ही हल्का फुल्का, हम बहुत गौर से देख रहे हैं, हमें बड़ा अफसोस है कि ये लोग मारे जा रहे हैं, हमने कहा है कि 2 स्टेट होना चाहिए, और इस तरह करके एक हल्का फीका फूका करके, और जी 1960 ये इनका बयान है, ये हमारी हुकूमत का। अच्छा सर दूसरा जो बयान है ना जो मैं पेश करना चाहता हूँ, वो है सर सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया का बयान जो है ना सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हमें उसके ऊपर भी नजर मारनी चाहिए, इसलिए कि सऊदी अरेबिया फरमाता है कि ये सऊदी अरेबिया क्या बयान आ गया सर, ये सऊदी अरेबिया का बयान है, वो कहता है कि वो भी उन्होंने कहा हम बहुत गौर से देख रहे, लेकिन वो ये कहता है कि इसकी वजह जो है वो इजरायली फोर्सेस की ऑक्यूपेशन है, जिसकी वजह से ही उन्होंने डायरेक्ट इजराइल को ब्लेम किया, हमने नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट कहा। और उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पर ये खत्म होना चाहिए, और जो
हम बार-बार कहते रहे हैं कि बहुत खतरनाक हालात हैं, जो फ़लस्तीनियों के हकूक हैं, उनके ऊपर जो डाका डाला गया है, उसकी वजह से ये प्रोवोकेशन हुई है। तो उनका सऊदी अरेबिया का ये सर बहुत सख्त बयान है। ये सर तीसरी चीज़ है। दूसरी चीज़, सर जो तीसरी चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, वो मेरी नज़र में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की अक्कासी करता है। वो सर क्या अक्कासी करता है कि ये जिस किस्म की हमास का हमला है ना सर, और जिसमें ये तस्वीर है उनके एक मेजर जनरल की, ये मेजर जनरल को पकड़ना, 100 इज़राइलियों को मारना, 900 को ज़ख्मी करना, ये अभी तक है, शायद इससे ज़्यादा हो गए। ये लगता है कि कोई उन्होंने 5-10 हज़ार बड़ी फ़ोर्स, इज़राइली फ़ोर्स पे अटैक किया है, कोई डिवीज़न, और ये 5, 6, 7 महीने से प्लानिंग हो रही होगी, लेकिन भिनक भी नहीं हुई इज़राइल को कि हमास ये प्लान कर रहा है, हालाँकि हज़ारों उनके इंटेलिजेंस एजेंट गाज़ा में हैं। इसके मुत्तल्लिक आपकी क्या राय? देखिए सर, ये सुबह से हम भी देख रहे हैं कि जो इसी को टीवी लगा के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये आज मेरा ख्याल है कोई एनिवर्सरी भी है सर फ़लस्तीनियों की। सर ये यौम किपर है, ये बन जिस या दिन पर पूरा इज़राइल बंद होता है। ये जी, जो जी। जू मज़हब है, उस दिन कोई काम नहीं यौम करता, तो किपर की इस छुट्टी ये भी होती है। यौम किपर की छुट्टी थी, और यौम किपर ही पे 1973 में सदा जी, उसके जी। इज़राइली फ़ोर्स इजिप्शियंस बिल्कुल। ने और सीरियंस ने अटैक किया था। तो ये डेट भी बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने सेलेक्ट की है। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड अटैक हुए हैं कि लोग वो हवाई जहाज़ों में बैठ के, वो जो सिंगल मैन वो जो होते हैं ड्रोन्स टाइप के, उनमें बैठ के उतरे हैं इज़राइल के अंदर, और फिर आके उन्होंने जाके कत्ल-ओ-गारत शुरू किया, मारा-पीटा है, और फिर वो उनकी फेंसेस तोड़ के गुज़रे हैं, टैंक लेके गुज़रे, टैंकों पे कब्ज़ा कर दिया, और बेशुमार यानी इस तरह की पूरी कभी पूरी वॉर डिक्लेयर फ़लस्तीनियों ने कभी पहले नहीं की। एंड दिस इज़ आज का दिन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इसके बाद पूरा इज़राइल और फ़लस्तीन और ये पूरा मिडल ईस्ट जो है ना, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब इज़राइल वाले तो मारेंगे और बहुत देर तक मारेंगे, एक तो बात ये। और ये सारे जो सऊदी अरब और यूएई और ये सब उनके साथ जो बड़ी पींगे बढ़ा रहे थे और वो पैसे ला रहे थे और ले जा रहे थे, वो सारे के सारे अब परेशान होके बैठेंगे कि अब हम किधर जाएँ, हम किधर खड़े हों। सऊदी अरब वगैरह का तो खैर बयान ये उनका है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं ये नहीं पता। सर पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है इसमें। अगर पाकिस्तान कोई अपने इज़राइल को या कोई उनके और किसी और तरीके से कोई एक्सपोर्ट कर रहा था अपना मिलिट्री का, अपना एमुनिशन, या जो इनकी डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, बहुत से मुल्कों को है, वो जा रही थी और फिर वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट होके इसराइल जा रही थी। वो भी सामने आएँगी और वो पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल बनेगी। और वो मुश्किल भी जाके जनरल आसिम मुनीर साहब के गले में एक और फंदा पड़ेगा। ये 11वां खिलाड़ी आ गया सर, उनके गंदे कि गल 11वां खिलाड़ी, ये 12वां ही खिलाड़ी हो जाएँगे, फिर ये निकल जाएँगे मैदान से, यही होगा। तो बात ये है कि ये सिचुएशन तो वहाँ की बड़ी खराब है, और अभी यहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब ने भी एक तकरीर की है, बहुत छोटी-सी तकरीर की, लेकिन उन्होंने कहा हम इनके साथ खड़े हैं, जो इनको चाहिए हम देंगे, और कोई इस पे मतलब है डाउट नहीं करे, और हम इनके साथ खड़े हैं, जो भी ये लड़ेंगे, जिस तरह लड़ेंगे हम इनके साथ। तो वो तो एक्सपेक्टेड यही है। मगर ये अब मिडल ईस्ट पूरा जो है ना, आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों, हफ्तों, महीनों में ये बहुत बड़ी एक जंग तो अब शुरू हो गई है। इससे बड़ी क्या जंग होगी जी? आपने 100-200 इजरायलियों को मार दिया, पता नहीं कितने आप उनके अगवा करके ले गए, इतने सैकड़ों हजारों को जख्मी कर दिया। इससे पहले तो कभी इसराइल का इतना बड़ा नुकसान जंगों में भी शायद ना हुआ हो। तो दिस इज ए डे ऑफ मतलब बहुत ही वाटरशेड किस्म का ये आज का जो एक्शन हुआ ये। अब इसको पाकिस्तान कैसे कैश करेगा या नहीं करेगा या क्या करेगा, ये हमारी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। लीडरशिप हमारी है नहीं, ना कोई सोचने वाला है ना कोई करने वाला है। वो जाके बैठ जाते हैं, एपेक्स कमेटी सिंध की तो एपेक्स कमेटी लोकल काउंसिल की, तो लोकल कमेटी की, तो पिंडी की, तो वहां की पिशावर की। और आप ये भी देख लें कि एक तरफ अफगानिस्तान का इन्होंने कट्टा खोल दिया पूरा बड़ा, दूसरी तरफ केपी में और
पूरे ट्राइबल एरिया में लोग अब निकल के बाकायदा जल से जुलूस उड़ने शुरू कर दिए इनके खिलाफ। और वो लोग सारे आम लोग हैं, वो लोग सारे लड़ने वाले लोग हैं। अभी उन्होंने लड़ाई नहीं शुरू की, लेकिन वो तैयार रहे, वो भी उसके लिए भी तैयार हैं। एक तो ये इन्होंने शुरू कर दिया, दूसरा अब इनके ऊपर प्रेशर आएगा कि जी अब आप इसराइल को असला दें, ये दे। ये भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे सर ये, क्योंकि इतनी मुसीबत। और पॉलिटिकल लोग जो है वो थोड़ी, उनको थोड़ा जरा जाग आ रही है कि जी हमने बहुत मजे कर लिए, अब हम भी जरा अपने पाँव पे खड़े हों, वरना ये तो हमें डुबो देंगे सारे। तो ये चारों तरफ से इनके लिए वो घेरा तंग होता जा रहा है, और ये इजराइल का इश्यू जो है ना, ये भी इनके लिए एक मुसीबत बनेगा। सर इसके अंदर बिल्कुल एक बात जो आपने बहुत बात बाकी सारी की सारी बहुत ही मुस्बत है, और ये क्लियरली है कि हम एमुनेशन सप्लाई करेंगे, बिकॉज स्मॉल आर्म्स का एमुनेशन और आर्टिलरी शेल्स जो होते हैं वो हमारे जैसे ही मुल्क होते हैं, हमारी बहुत और वो फैक्ट्री किसी भी छोटे मुल्क को कर दें, वो तो ये दुनिया में ट्रेड की तो बेशुमार रहेगा। तो सैंक्शन जब लगते हैं किसी मुल्क में, तो कोई सैंक्शन नहीं लगते जी, वो डायरेक्ट नहीं आते, वो इधर से भी आ रहे होते हैं, उधर से भी आ रहे होते हैं, हर चीज आ रही होती है, वो सब उसी तरह चल रहा होता है, तो कोई फर्क नहीं। ये होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, उधर चलते हैं अपने अंदरूनी सियासी मामलात के। वो तो आपने 12वां खिलाड़ी तो बना दिया। अभी ये जो नई हिकमत अमली हुई है बहुत जबरदस्त, जिसमें ये कुरान पर हल्फ ले रहे हैं सारे, अब तो जी जी जी, दर्जनों हो गए हैं और ये पीटीआई शायद वाले। सैकड़ों हो जाएंगे पीटीआई वाले। सर इस हिकमत अमली के मतलब आपकी क्या राय देखिए सर, ये इन्होंने मेरा ख्याल है अच्छा किया है कि जी पब्लिकली अपने आप को वो ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन पहले भी यही था कि कोई ये जो बयान आके दे रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जो कामरान शाहिद साहब बुला के बिठा रहे थे, और अचानक वो बस ये क्या माजरा हो गया कि बस जंगल पूरा जो है एकदम भरा हो गया। ये सारा किसी को यकीन नहीं था कि ये अब मजबूरी से कर रहे हैं लोग, दिल से कोई नहीं कर रहा और ना कोई करेगा। अब लोगों ने ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा जी पहले से ऐलान कर दो, भले इनके सामने जो भी कहलवाएंगे हम कह देंगे। तो ये तो अब इनको सोचना पड़ेगा कि जी अब हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, अब हम किधर लेके जाए। पहले से ही ऐलान आप कह रहे हैं सैकड़ों हो जाएंगे, मैं तो कहता हूँ बेशुमार हो जाएंगे। जितने भी की लोग हैं वो हर एक अपना अपना वो रिकॉर्ड करके लगा देगा, और उसके बाद कहेगा। बातें तो ये भी लगा देंगे कि अगर मैं मर गया तो फलाने जिम्मेदार हैं। ये भी होने वाला है, मैंने ये भी सुना है, क्योंकि एक आज खबर बहुत चल रही थी कि इनके जो थे एक साहब थे वो उनको मार दिया गया है। वो है? हबीब क्या नाम था उनका, फर्रुख हबीब। फर्रुख हबीब साहब। अच्छा। अरे उन ये उनके तो बारे में ये खबर चल रही थी, कंफर्म अभी नहीं हुई है, लेकिन ये चल रही थी और अखबारों में भी किसी में मेरा ख्याल है आई है कि जी उनको ही हैज बीन ही इज नो लॉन्गर, ही इज डेड। अल्लाह माफ करे। अब ये अगर कंफर्म होती है तो इसका मतलब है कि पहले अरशद शरीफ, फिर उसके बाद सारे लोगों का, फिर ये इमरान रियाज का जो कुछ इन्होंने हशर किया, अब अगर फरूख हबीब साहब का भी है, तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि फिर मारो। और इसमें जो सबसे खतरनाक बात यह है कि अल्टीमेटली ये फिर फैसला करेंगे कि जी ये इन सब की जड़ जो है, ये सारी मुसीबत जो है इमरान खान, इसी को मारो। और ये भी खबर चल रही थी कि किसी डॉक्टर ने कहा है कि इनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सर वो गलत खबर है। वो मेरी हो उनकी सकता है, बहन बिल्कुल बहन बिल्कुल। मेरी उनकी बहन से बात हुई थी, अलीमा खान अच्छा, से। वो कह रही है कि बहुत ज़बरदस्त डिसइन्फॉर्मेशन और 5th जनरेशन ठीक है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लोगों को मायूस किया जाए और जी जी ये जी, तासुर दिया जाए कि बहुत बीमार है और फिर इनको मार दे। ये लेकिन वो यही बिल्कुल तरीका ठीक। तो यही है ना कि ये पहले वो ऐलान करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे कि जी वो देखो, तो वो तो उनका तो दिल खराब हो रहा है, हार्ट कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर कह देंगे जी फेल हो गए। ये अब इनके पास मेरा ख्याल है, अगर इन्होंने ये रास्ता नहीं बदला अपना, और अगर ये फौजियों ने इनको नहीं समझाया कि भाई आप हर अंधे कुएं में आप छलांगे लगाए जा रहे हो, आप निकलोगे कैसे, और उसके बावजूद अगर अगर इन्होंने इस कुएं में भी छलांग लगा दी कि जी मारो लोगों को, तो फिर आपके हालात जो है ना बहुत सीरियसली और बहुत जल्दी खराब होने शुरू होंगे। लोग लड़ाई पे उतरेंगे, तंग आमद तो है ही है, वो जंग आमद भी शुरू हो जाएगा, और ये फिर भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इनको जरा समझ मेरा ख्याल है आ जानी चाहिए, और कुछ बैठ के सोचना चाहिए कि जी हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं।
तो सर इस पूरी गुफ्तगू का नतीजा जो मैं ये निकल रहा है कि आसिम मुनीर की उल्टी गिरनी शुरू हो गई है। ये क्या सही में तज्जिया है? बिल्कुल आप ठीक है, जितनी एपेक्स कमेटियों में ये जा रहे हैं, उतना पेट में गुंजाइश नहीं है सारे जो वो प्लेटें भर दें, वो ये इनके बस का नहीं है सर। और ये पुराने तरीके चल रहे हैं, बस मारो इसको भी, ये कर लो वो कर लो, बैठ के दिखा दो शक्ल। सर मुझे ये बताएं कितने अरसा हो गया इनको चीफ बने हुए? सर ये आज पिछले तक आज तक नवंबर मैंने कभी डायरेक्ट टीवी पे किसी से बात करते हुए, सवाल जवाब होते हुए, तकरीर करते हुए, लिखी हुई तकरीर को छोड़ दें, वैसे बोलते हुए कभी आपने सुना है इनको? नहीं मैम, एक वो बड़े उन्होंने बड़े अजीब किस्म की बेहुदा किस्म के 4 सेंटेंसेस कहे थे चाइनीज प्रेसिडेंट को कि आई एम दी ए और सर वो इन्होंने हाँ जी तो वो लिखी पढ़ी जो आ जाती है अंग्रेजी में, तो वो तो आप अपने वो परेड के सामने खड़े होके बोल देते हो, वो तो ठीक है, वो तो सभी करते हैं। लेकिन मैंने आज तक इनके डायरेक्ट जबान से कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो लगे कि ये अपनी सोच से बोल रहे हैं। कोई एकदम क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर आप फौरन देते हैं। आप जी मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे नहीं पता होता क्वेश्चन क्या आपका, बिल्कुल बिल्कुल फिर मैं सोचता हूँ कि भाई इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, फिर जो समझ में आती है वो दे देता हूँ। इन्होंने आज तक किसी एक बंदे के सामने खड़ा होकर, अब ये जाके जो मीटिंगों में बैठते हैं, वहां स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं कि जी इनका नाम और इनका वॉइस बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी, जो ये बोलेंगे वो किसी और के हवाले से, तर्जुमान के हवाले से आप कह दें, जो भी कह दें, इनकी आवाज में कोई आवाज इनकी बाहर नहीं जाएगी। क्या मतलब है इसका? बेवकूफ आप आदमी है सर, आप बेवकूफ है। अगर अपने लोगों से और अपने मसाइल पे और अपने जिनकी आप हल करने के लिए हर कुएं में कूद रहे हैं, वो बात नहीं कर सकते अगर आप खड़े होके, तो ये मसले क्या हल करेंगे सर? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती ये क्या है। बिल्कुल सही फरमाया सर, बिल्कुल सही फरमाया। ये जब फरवरी में इंग्लैंड में गए थे, जिन लोगों के सामने 25-30 लोगों के सामने उन्होंने बात की, लोगों ने कान पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा था कि कोई जो है ना कोई चमार किस्म का आदमी सामने खड़ा है। एक अंग्रेज वहाँ था जो बहुत बड़ा उनका एक रिटायर्ड जनरल था। उसने कहा कि तुम्हारे फौजी जर्नैल अमूमन बड़े इम्प्रेसिव होते थे, लेकिन एक बाजवा बड़ा हमें अजीब सा लगा, और ये आदमी तो इसके अंदर तो बिल्कुल कोई पर्सनालिटी नहीं है। देखिए एक मुझे याद आ रहा है, हमारे वजीर आजम बन गए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, जी 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 और वो ज़ाहिर है आपको भी याद है अभी, वो पहला काम उन्होंने ये किया, और हुसैन हक्कानी यहाँ पे थे उनके सफीर। तो हुसैन हक्कानी साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनको मुस्तकिल ये कहा कि जी आप अमेरिका का दौरा करें, अमेरिका का दौरा करें, और बड़ा आपको ये होगा वो होगा। वो बेचारे सादा से आदमी वो फंस गए, वो आ गए दौरा करने। उनको दौरा करने के दौरान हुसैन हक्कानी साहब ने क्या जबरदस्त चाल चली, उनको एक दिन में 12 अपॉइंटमेंट उनकी रखी। ओके। कभी उससे मिल रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं, वो प्राइवेट मीटिंग्स में एक दो लोगों से इससे मिल रहे हैं, फिर उससे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। आखिरी अपॉइंटमेंट 13वीं जो थी, रात को 8 बजे, वो यहाँ का सबसे बड़ा थिंक टैंक जो है वो उसमें कुछ 200 एक्सपर्ट्स बैठते, साउथ एशिया और आपके पाकिस्तान, इंडिया और ये सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उन सबको बुला के बैठा दिया। ये और काउंसिल ऑफ उन फॉरेन रिलेशंस। नहीं, ये कोई और थी, वो मेरा ख्याल अच्छा है हेरिटेज थी या कुछ दूसरा एक अच्छा अच्छा, ठीक है। थिंक टैंक था, और उसमें सबसे बड़ा जो उनका था उसको बिठा दिया कि जी आप तकरीर करें एक 2 सफ़े की, और फिर उनको बिठा दिया कि जी आप सवाल जवाब करें। अब उनको ये पता नहीं था कि जी मुझे ये जो फंसा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। तो वो तकरीर तो उन्होंने खैर पढ़ दी अंग्रेजी में। उसके बाद जो उनको बिठाया कि जी आप सवाल जवाब करें, तो अब जब सवाल जवाब शुरू हुए, तो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कभी लेफ्ट को देखें, कभी राइट को देखें, कभी उनसे पूछा गया कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी बेनज़ीर लाई थी। उनसे पूछा गया कि जी अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी ये है। उल्टी सीधी हाँक के लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। बंद हो गया जी वो 2-4 सवाल, वो लोगों ने छोड़े इनको, तो इनसे क्या पूछना। और जैसे ही वो खत्म हुआ, तो यूसुफ ज़रा गिलानी साहब हमसे भी मिले, तो हमने भी कहा जी ये और शेरी रहमान थी इनकी मिनिस्टर, वो भी हमारे साथ बैठी है नीचे। तो मैंने पूछा शेरी रहमान से, मैंने कहा शेरी बीवी,
ये किसने इनको ये मशवरा दिया था कि इन बाबों के सामने आप आके बैठ जाए बगैर तैयारी के? तो उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा काम नहीं है ये शिवा इन्फॉर्मेशन, ये आप हुसैन हक्कानी से पूछे। मैंने कहा हुसैन हक्कानी वही खड़ा था, मैं कहा ये तुमने इनको फंसाया, को बदला लिया है तुमने। ओहो लड़ने लगा मुझसे, लड़ाई वगैरह हो गई। बहरहाल उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हुसैन हक्कानी की ऐसी तैसी की, उसके बाद फिर उनको पता नहीं क्या निकाला, क्या किया, और बेड़ा गर्क हो गया। उस दिन उनकी प्राइम मिनिस्ट्री खत्म हो गई। तो ये इनका हाल है। इनसे किसने कहा था कि जी लंदन जाके वहां तकलीफ करे? मुझे भी पता। घर के सामने अपने लोगों के सामने बोल नहीं सकते, क्या पता नहीं मसला है। वहां जाके अब गोरों के सामने खड़े हो गए तो वो आपको छोड़ेंगे कोई? खैर बहुत चले शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत चले ही सर, तफसीली बात की। बड़ी इंशाल्लाह फिर मेहरबानी सर, बात बड़ी करेंगे। मेहरबानी बहुत शाहिद शुक्रिया साहब, आपका सर। इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू जी। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हक़ीक़ी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो बेचारे क़ैद में हैं, मुसीबतों जी में जी। हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुसीबतें आसान करे, जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके आमीन दर्जात बुलंद करे, आमीन। आमीन इमरान आमीन। खान और बाकी लोग हैं, उनको रिहा करे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और हम एक दुआ हक करें कि एक कामरान खान साहब की जो ये ट्वीट है ये सच्ची साबित हो ये जाए। चलो इमरान साहब की ट्वीट भी ये सच्ची साबित हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इला शुक्रिया इला, सर। अस्सलाम थैंक वालेकुम, यू। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।